हिंदी व्याकरण का एक क्लास करने जा रहे हैं, एक सीरीज होगा ये। इसमें शुरू से लेकर अंत तक हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक होते हैं सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। और 60 अंक हिंदी में प्राप्त करना है तो इस व्याकरण के सीरीज को शुरू से अंत तक हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि व्याकरण जब पढ़ने आते हैं तो सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण एक वैसा शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। कोई भी भाषा होता है ना, उसका कुछ लिखित नियम कानून होता है किसी भी भाषा का। चाहे आप भाषा कितना सीखते हैं, आप कम से कम जो भाषा सीखते हैं ना, वो कौन कौन से भाषा देखिए। हिंदी सीखते हैं आप लोग, हिंदी सीखते हैं, संस्कृत सीखना पड़ता है, कुछ लोग सीखते भी हैं। इंग्लिश सीखिए तो सीखिए, 12 में तो सीखना ही पड़ेगा। तो इस तरह का मजबूरी होता है, कुछ शौक होता है, इस तरह से। ये सभी भाषा है, ये सब भाषा है, भाषा। और प्रत्येक भाषा में कुछ नियम कानून होते हैं उसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और उसको समझने के लिए। वही नियम कानून का जो किताब होता है वही कहलाता है व्याकरण। अब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो कहते हैं व्याकरण है, संस्कृत में भी पढ़ते हैं तो कहते हैं व्याकरण है, और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कहते हैं ग्रामर है। और ये 60-60 नंबर का ही रहता है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो वो भी 60 नंबर का पूछेगा, संस्कृत में पढ़िएगा व्याकरण वो भी 60 नंबर का पूछेगा, और इंग्लिश में पढ़िएगा तो वो भी 60 नंबर का पूछेगा। 100 नंबर का जो भाषा का एग्जाम होता है, 100 नंबर के भाषा में आपका 40 नंबर पूछता है साहित्य। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। 100 नंबर के भाषा में आपका साहित्य कितना पूछ रहा है, सो समझ लीजिए। साहित्य कितना नंबर का पूछता है। देखिए, ये भाषा का जो एग्जाम होता है ना आपका, भाषा, ये 100 नंबर का है। इसमें से मात्र 40 नंबर का साहित्य है। साहित्य जो आप पुस्तक पढ़ते हैं, 10वां में 2 हो गया गोधुली, उसके बाद आपका हो गया एक वर्णिका आता है, वो आता है। हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं क्या, आपका दिगंत भाग 2 है ना 12 में। तो आप पढ़ते उसे पूरा पढ़ जाइएगा ना, बढ़िया से पूरा A to Z समझ जाइएगा ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, तो 40 नंबर आएगा। और जो 60 नंबर का पोर्शन होता है ना, यही व्याकरण होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए आपके लिए। और एक बात और है, इससे शुद्ध लिखना पढ़ना भी आता है। तो शुद्धता की बात हो रही है तो क्यों पीछे हटे। एक तो शुद्ध करा भी रहा है, समझते हैं तो शुद्ध लिखने भी पढ़ने भी आएगा, सब कुछ करने आएगा, और प्लस में नंबर भी आएगा। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा टॉपिक है। हम लोग कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। सुविधा हो जाए, सुविधा के दृष्टिकोण से व्याकरण को बांट दिया गया कि भाई आप 5 भागों में बांट जाइए, ताकि हमको उसको पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाए। तो इसमें सबसे जो पहला पार्ट है वो कहलाता है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार, और सबसे लास्ट है आपका छंद विचार। इसमें से आपको सब पढ़ना है, सब पढ़ना है A to Z व्याकरण। अगर ये 5 चीजों का हम अध्ययन कर लेते हैं तो ये पूरा व्याकरण का अध्ययन होता है, उसी का पार्ट है ना, बांट के पढ़ेंगे। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं कि क्या वर्ण विचार क्या होता है। अब वर्ण विचार पढ़ लिए तो खत्म नहीं, अभी तो हम फिलहाल में परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं। परंतु इसको डिटेल से पढ़ते पढ़ते वही 45 दिन में हम लोग जो पढ़ेंगे वही सब डिटेल होगा। और उसमें भी 45 दिन पढ़ने के बाद में छंद विचार में से कुछ ही पढ़ पाइएगा, पूरा नहीं पढ़ पाइएगा। छंद विचार आपको पढ़ना पड़ेगा फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आगे 12+2 के बाद। हम लोग बाकी सब चिन्ह विचार को भी थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, नहीं है पढ़ेंगे, समझिए 2 विचार तो हम लोग छोड़िए देंगे, कम थोड़ा पढ़ना है उसमें से। तो भी जो सिलेबस में है वो हम पढ़ा देंगे, बाकी सब पूरा व्याकरण हम नहीं पढ़ा पाएंगे। व्याकरण ठीक से पढ़िएगा तो शायद 2 साल लग जाएगा, आपका सिलेबस पढ़ने में लगेगा 45 दिन। ऐसे पढ़िएगा तो कम से कम 2 साल लगेगा, कम से कम, ज़्यादा पढ़ने की बात हम नहीं करें, कम से कम 2 साल लगेगा पूरा व्याकरण। चलिए तो पहले बार जानते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। देखिए व्याकरण जितनी भी आप देखें इसमें, ये 5 जो है ना व्याकरण की शाखा है। शाखा कहने का मतलब उसकी टहनी है। अगर व्याकरण एक पेड़ है
तो व्याकरण के 5 शाखाएं हो गई। वही 5 शाखाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो आप जब भी शुरुआत करेंगे परिभाषा को तो क्या कहेंगे, व्याकरण की वह शाखा, वो सब में होगा, 5 में हम लोग वही पढ़ेंगे, फिर आगे वाला भी पढ़ेंगे व्याकरण की वह शाखा, फिर उसके बाद वाला में भी वही पढ़ेंगे, मतलब शुरुआत ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो व्याकरण की वह शाखा जिसमें वर्णों की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं, उसके मानक रूप कैसे लिखते हैं, उसकी संख्याएं कितनी कितनी संख्याएं हैं, कितने भेद है, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, उनके आपसी संयोग से कैसे बनता है, कौन कौन से वर्ण और बनते हैं, इन सब चीज का अध्ययन जो हम करते हैं वही कहलाता है वर्ण विचार, ठीक है ना। वर्ण विचार में इस सब टॉपिक को हम लोग डील करते हैं। और यही वर्ण विचार अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा पिछले साल 13 से 14 नंबर का आया था, 14 नंबर का आया था मैट्रिक में, इस वर्ण विचार से, सिर्फ इस चैप्टर से मैट्रिक की बात करें, ठीक है ना। और इंटर में थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट क्या है, इसे अगला है आपका शब्द विचार। अभी हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, उसको हुए 45 दिन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं, तो हिंदी व्याकरण की वह शाखा जिसमें शब्द की उत्पत्ति, शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे बना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा, शब्द क्या है, किसे कहते हैं। फिर उसकी रचना, रचना कैसे हुई है उसको, और कैसे उसका रूपांतरण हुआ, कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है वो, तथा उसका प्रयोग, कैसे प्रयोग करेंगे उसका हम, और साथ साथ उसके कितने भेद होते हैं, उन सभी चीजों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार। नेक्स्ट क्या है हम लोग टॉपिक, वह है वाक्य विचार। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाक्य विचार में, वाक्य विचार में पढ़ते हैं क्या कि व्याकरण की वह शाखा जिसमें वाक्य की परिभाषा, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद, कितने भेद होते हैं, वाक्य की बनावट, कैसे वाक्य बनता है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये सब चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार। नेक्स्ट है आपका चिन्ह विचार। देखिए व्याकरण में या किसी भाषा में किसी भी चीज को सही से समझने के लिए उसके चिन्हों का बहुत बड़ा रोल होता है। लगा दी, अभी भी दोनों का सेम मीनिंग है, तो एक को मीनिंग में अंतर कोई नहीं है, सेम मीनिंग निकल रहा है। क्या, रोको जाने मत दो, रोको जाने मत दो, दोनों का मतलब यही होगा, बट थोड़ा सा अंतर लगा दीजिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए ऐसे समय, हाँ ऐसे था, मत जाने दो, रोको मत, ऐसे था कुछ, है ना, भूल गए थे, चलिए चलिए कोई बात नहीं, याद भी आ गया। एग्जाम्पल हम बार बार देते रहते हैं, बार देते। अब देखिए रोको, कॉमा यहां लगा दी, देखिए आइए एक बार यहां लगा दी, दोनों में अंतर देखिए क्या है। रोको, रुक गए, वहां पे कॉमा है तो रुकना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। रोको मत जाने दो, मैंने कोई आदमी जा रहा है उसको रोको मत जाने दो उसको, रोको आज रुकना है उसको, इसका मतलब होगा रोक के रखो, इसका मतलब क्या हो गया, रोक के रखो, जाने नहीं देना है। इसका मतलब रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोको मत, जा रहा जाने दो उसको, मतलब उसका मतलब हो गया, इसको इसका मतलब सीधे निकल रहा है जाने दो उसको, इसका मतलब है रोक दो। दोनों चीज में सेम चीज लिखा है, जो चीज ऊपर लिखा है वो चीज नीचे, बस कॉमा एक बार यहाँ लगा एक बार यहाँ लगा, ये कॉमा के हेर फेर से कितना अंतर हो गया, समझ रहे हैं। तो एक छोटा सा मिस्टेक मतलब इसमें बहुत हुआ है, तो इसको चिन्ह विचार को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हालांकि सिलेबस में भी नहीं डाले हुआ है पढ़ने के लिए, हम लोग भी छोड़ देते हैं, बट इसमें हम लोग ये भी डील थोड़ा सा कर लेंगे कि थोड़ा थोड़ा चिन्ह के बारे में हम भी जान जाएंगे, हालांकि नहीं पढ़ना है सिलेबस में, फिर भी जान लेंगे, सिलेबस खत्म होने के बाद समय अगर बच गया तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है इसका, अगला जो है आपका वो है क्या, छंद विचार। क्या है, छंद विचार। इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी वाक्य को अति सुंदर बनाने के लिए या अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मली रहते हैं और कुछ कपड़ा वगैरह अरेंज करके पहन लेते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम लोग का पर्सनैलिटी में कुछ फर्क आ जाता है कपड़े से, तो बनावट से, हेयर स्टाइल से या चेहरे के रौनक से। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका जो है ना पर्सनैलिटी को थोड़ा सा गेन कर लेता है या तो लॉस कर देता है, यही नहीं होता है। इसको हम इसे करते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि एक औरत जो शादी से एक दिन पहले देखिए और शादी के दिन जयमाला के स्टेज पे, दोनों में अंतर होता है। वो काली कलौठी उसमें एकदम गोरी लगती है ना,
बेचारी, मतलब वो होता है ना। तो कहने का मतलब क्या, कितना ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो ऐसे भी, ऐसे मजाक के परिप्रेक्ष्य में हुआ, बट देखा जाए तो अगर कोई औरत जो है ना पूरी तरह से गहना जेवर पहन लेती है तो ज़्यादा सुंदर दिखती है, कोई भी ज़्यादा सुंदर। तो वो गहना जेवर क्या करता है, औरत की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। उसी प्रकार से ये छंद विचार में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो लेखनी को ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देगा। ध्यान दीजिएगा,